नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए हमने एक अलग से सीरीज जो है चलाई हुई है। अभी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने नहीं भरा है, अब तक तो भर दिया जाना चाहिए, परंतु नहीं भरा है तो शायद अभी 2-4 दिनों में उसकी क्लोजिंग डेट जो है वो हो जाएगी। तो उससे पहले पहले मतलब जब वीडियो देख रहे हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर दें। और इस पुलिस कांस्टेबल सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 10 आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे कि हमने 1 to 5 पार्ट डिस्कस किए थे और उनका पीडीएफ कंपाइल करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपने प्रोवाइड करवा दिया था, वैसे ही अब 6 to 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। उनका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की बात करें तो वो हैं सतवंत अटवाल त्रिवेदी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अगर हम बात करें कि इस तरह के और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो कमीशन पूछ सकता है या फिर एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। देखो, पुलिस कांस्टेबल की या फिर पुलिस के एग्जाम की जब बात हो रही है तब आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर की पोस्ट है वो है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो फर्स्ट डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? वो थे श्री SR चौधरी। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में जो डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर अतुल वर्मा जो है वो उनका नाम है। डीजीपी जो प्रेजेंट टाइम है डॉक्टर अतुल वर्मा। और हमारे पास स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होती है। तो पुलिस जो सब्जेक्ट है वो जो है वो स्टेट लिस्ट में जो है वो आता है। इन सभी क्वेश्चंस को इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले हम इसी सीरीज में जो है पढ़ चुके हैं। तो आज हमने फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर पढ़ा। अभी हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि पुलिस का जो ऑर्केस्ट्रा है उसका क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो ऑर्केस्ट्रा है उसका नाम है हार्मनी ऑफ पाइन्स। हार्मनी ऑफ पाइन्स उसका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं संध्या देवी टेम्पल ये सिचुएटेड है। तो बोलते हैं संध्या देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखो, संध्या देवी मंदिर जो है ये एक फेमस टेम्पल है और है कहाँ पर? पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो ये संध्या देवी टेम्पल जो है वो कुल्लू में जो है वो आता है। अब कुल्लू में ये संध्या देवी टेम्पल आता है, चलो सही बात हो गई, परंतु कुल्लू में भी ये कहाँ पर जो है वो आता है वो पता होना चाहिए। कुल्लू में ये संध्या देवी टेम्पल जो है वो जगतसुख में आता है। जगतसुख, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जगतसुख की अगर हम बात करते हैं तो जगतसुख एंशियंट टाइम में कुल्लू की कैपिटल रह चुकी है। जब विहंग मणिपाल ने जो था वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी तो हम पढ़ते हैं कि जगतसुख को उन्होंने जो था वो अपनी कैपिटल बनाया था। और उस टाइम जगतसुख को जो था वो नास्त भी कहा जाता था। नास्त भी जगतसुख को कहते थे और उसको जो था वो उनके द्वारा अपनी कैपिटल बनाया गया था। यहाँ पर संध्या देवी टेम्पल है। कुल्लू में जो इंपॉर्टेंट मंदिर आते हैं उनमें बिजली महादेव मंदिर जो है वो आता है। उनमें हडिम्बा माता का मंदिर आता है जो कि बहादुर सिंह के द्वारा हडिम्बा माता का मंदिर जो था वो बनवाया गया था। यहाँ पर डुंगरी मेला भी होता है। मिशन अलाइड में पिछले कल ही हम पढ़ रहे थे कि डुंगरी मेला प्रतिवर्ष जो है वो मई के महीने में जो है वो मनाया जाता है। कुल्लू में जो है वो जामलू देवता का मंदिर भी आता है। ये जामलू देवता का मंदिर कुल्लू के मल्लाना गाँव में जो है वो आता है। और ऋषि जगनंगनी को जो है ये मंदिर जो है वो समर्पित है और जमलू देवता के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये मंदिर कुल्लू में जो है वो भगवान रघुनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। और आपको पता है रघुनाथ जी का संबंध कुल्लू दशहरा से जो है वो जुड़ता है डायरेक्टली। तो इस मंदिर की स्थापना राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। जगत सिंह के द्वारा ये मंदिर जो था वो बनवाया गया था। कुल्लू में जो है वो कपिल मुनि का मंदिर भी जो है वो स्थित है। वो भी आपने ध्यान रखना कि कपिल मुनि का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुल्लू में ही अगर हम बात करते हैं इस तरह से तो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी जो है वो कुल्लू में आता है। तो इतना सब आप ध्यान रखना है यहाँ से जो कुल्लू के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में। ये कुल्लू के टेम्पल्स के बारे में हो गया। जगतसुख का संध्या देवी टेम्पल भी हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। बोलते हैं बांधल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बांधल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है? बांधल वैली पूछा गया है। बंदला मत समझ लेना पहले गलती से, और बिलासपुर सही मत कर देना। बंदला वैली जो है वो बिलासपुर में जो है वो आती है। बंदला वैली कहाँ पर आती है? बिलासपुर में आती है। और यहाँ पर जो है वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंदला वैली में स्थित है, परंतु ये बांधल वैली अलग है। बांधल वैली जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वही चंबा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे कि चंबा में 5 विधानसभा के क्षेत्र जो हैं वो आते हैं।
इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो एक तो चंबा खुद आता है, चंबा के अलावा भरमौर आता है, डलहौजी आता है, भटियात आता है, चुराहा आता है। चंबा में ही अगर हम इम्पॉर्टेंट वैलीज़ की बात करते हैं तो चंबा वैली जो इंडिविजुअली चंबा वैली जो है ना उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी जो है वो कहा जाता है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि चंबा में बांधल वैली भी आती है, डलहौजी चंबा में पड़ता है और खजियार भी चंबा में पड़ता है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड तो कहा गया, परंतु इसको कौन से ईयर में ये डेजिग्नेट किया गया मिनी स्विट्ज़रलैंड कह के। तो इसको जो है वो मिनी स्विट्ज़रलैंड WP ब्लेजर के द्वारा कहा गया 7 जुलाई 1992 को। वो 7 जुलाई 1992 भी आपने ध्यान रखना है। पंच पांडव ये जो ट्री है वो भी जो है वो खजियार में आते हैं, उनका भी ध्यान रखें। लाइट सर्विस में पंच पांडव ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम, ठीक है जी। और चंबा में जो है वो पांगी वैली भी जो है वो आती है। पांगी वैली इंपॉर्टेंट वैली है चंबा की, और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किल्लाड़ में जो है वो आता है। पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? किल्लाड़ में आता है। चेनाब नदी जिसको चंद्रभागा के नाम से पहले जाना जाता है वो जो है वो पांगी में भी एंटर करती है। पांगी में वो एंटर करती है भुजिंद नामक स्थान के करीब। तो भुजिंद नामक स्थान के करीब जो है वो चेनाब नदी पांगी में एंटर कर देती है और चंबा में थोड़ी सी ये बहती है। उसके बाद संसारी नाला के समीप ही चंबा को छोड़कर जो है वो कश्मीर वैली में जो है वो एंटर कर जाती है। तो चंबा की ये इंपॉर्टेंट वैलीज हो गई, चंबा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। हमने रिवर्स को भी लिंक कर लिया, हमने यहाँ का जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी देख लिए। भटियात चंबा का विधानसभा क्षेत्र है, तो भटियात वैली भी आती है चंबा में। भरमौर वैली आती है जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। यहाँ पर लामा डल झील आती है। लामा डल झील जो आती है यहाँ पर जो है वो इसका एल्टीट्यूड आता है वो 3962 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये लामा डल झील जो है वो स्थित है। इन चीज़ों को सुनते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो याद रहेंगी। एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बने, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पेपर 1 में मिली थी, एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में मिली थी। पिछले कल ही मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था एलाइड सर्विसेज एग्जाम का। पेपर 1 के भी ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो वो एक मोटिवेशन है कि अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और डेली जो है वो 10-10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो एक बड़ा भंडार जो है वो बनाते हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही जीके का घड़ा जो है वो आपका भरता है और वहीं से क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, वहीं से जो है वो एग्जाम क्लियर होता है, वहीं से जो है वो मेरिट में नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जानेखंग इज द फॉर्म ऑफ मैरिज प्रिविलेंट इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर मीन्स। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले में प्रचलित है कि जानेखंग, बोलते हैं ये विवाह का रूप है। इसका क्या मतलब क्या है इसका? जानेकंग का मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक मैरिज का टाइप है और ये अरेंज्ड मैरिज का टाइप है। बड़े ही कॉमन टाइप की मैरिज यहाँ पर होती है। ऑप्शन डी अरेंज्ड मैरिज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैरिज जो अलग अलग प्रचलित हैं किन्नौर में या फिर हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में मैरिज के अलग अलग टाइप प्रचलित हैं, वो भी रिवाइज नहीं हुए। तो जानेखंग से आज वो मौका मिलता है कि जानेखंग से हम किन्नौर की एक स्पेसिफिक मैरिज टाइप्स को जो है वो रिवाइज करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैरिज के टाइप जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से मैरिज के टाइप जो हैं वो होते हैं, तो मैरिज के टाइप में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जानेखंग। पहले तो यहाँ पर जानेखंग के ऊपर डायरेक्टली जंप करेंगे। ये बड़ा ही कॉमन टाइप का मैरिज जो है वो किन्नौर में होता है। बड़ा ही कॉमन टाइप का मैरिज है किन्नौर में, ये अरेंज्ड मैरिज का टाइप कह सकते हैं। दम चालीसम मैरिज का टाइप आता है जिसको दमतांग चिंग्स भी कहते हैं, बिनांग हचीस भी कहते हैं, जूसीस भी कहते हैं जिसको। ये लव मैरिज के टाइप जो हैं वो किन्नौर में आते हैं। दरोस, दुबर, न्यामसा लेमो, न्यामसा देपांग, आशीष, हचीज, ये मैरिज बाय फोर्स जो है वो आते हैं। न्योतांग मिरांग हो गया, ये फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें दो लोग जो हैं वो मैरिज कर जो लोग जाते हैं सिर्फ मैरिज में क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। उसी तरह किन्नर्स के अलावा जो है वो स्वांगला ट्राइब्स के बीच में भी जो है वो कुछ मैरिज के टाइप जो है वो होते हैं। स्वांगलास के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं उसमें रुस्ता ते ब्याह आता है। ये मैरिज बाय अलॉटमेंट जो है वो होता है जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। कुआह ब्याह होता है, कुआह ब्याह मैरिज बाय कैप्चर होता है। और मजमी ब्याह होता है, यहाँ पर लड़का अपनी जो है सिस्टर को जो है वो भेज देता है क्योंकि वो मैरिज के खर्चे जो है वो नहीं बियर कर सकता, इसलिए वो अपनी सिस्टर को भेजता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप होते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, परंतु 2-4 बार जब आप जैसे भी पढ़ेंगे इनको ना वैसे ही ये याद हो जाते हैं और एक साथ ही इनको पढ़ना जब भी पढ़ेंगे, जैसे कि किन्नौर के ये मैरिज के टाइप पढ़े तो एक साथ सभी को पढ़ लेना। सभी को पढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि एग्जाम में कुछ भी पूछ जाएगा तो वो एक साथ वो माइंड में आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा होता है ना कि अगर आप एक ही जो इम्पोर्टेंट लगा वही पढ़ेंगे फिर दूसरी किसी टाइप के ऊपर चले जाएंगे तो वो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन मार्च 1951 एंड फेब 1952। तो बोलते हैं कि मार्च 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे। तो हम अक्सर जब भी हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्तों की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त थे, पहले जो हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। वो हम श्री NC मेहता का नाम जो है वो मुख्य आयुक्त में पढ़ते हैं, परंतु हम साथ में ये बात भी पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो किया गया था और NC मेहता जो था वो पहले चीफ कमिश्नर जो था वो बनाए गए थे। ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाए गए थे और 1948 में जो था वो बनाए गए थे। इनके बाद आपने ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो ई पेंड्रल मोन जो है वो बनते हैं। ये सेकंड चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के बनते हैं और इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1951 तक जो है वो रहता है। फिर 1951 में जो है वो तीसरे चीफ कमिश्नर बनते हैं और उनका नाम था भगवान सहाय। भगवान सहाय 1951 में बनते हैं और 1951 से 1952 तक रहते हैं। ये मार्च 1951 में बन जाते हैं और फरवरी 1952 तक जो है वो रहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हु वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन मार्च 1951 टू फरवरी 1952। तो वो हैं भगवान सहाय और ये तीसरे नंबर के चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे और तीसरे नंबर पर कौन बने थे, उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रहने चाहिए। देखो इस बार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो इस पेपर को लाइटली मत लेना। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका एक अपना स्टैंडर्ड है, वो उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इसमें पता है 5 क्वेश्चन हम हिमाचल जीके के करते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब अगले 5 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके के जो है वो आएंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को जो है वो कवर किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं इन विच ईयर द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड। तो बोलते हैं ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो कब की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सही बात है कि 18 यहाँ पर 18 होगा। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। 1875 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना कर्नल MS ऑलकॉट के द्वारा जो था की गई थी। साथ में मैडम बेलवेस्टस्काई जो है वो ये भी थे, बेलवेस्टस्काई, इनका नाम भी ध्यान रखना था। यूनाइटेड स्टेट के थे, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इन 2 पर्सनैलिटीज़ के नाम मैडम बेलवेस्टस्काई और कर्नल MS ऑलकॉट और 1875 ये आपने ध्यान रखना है कि इस दौरान जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई। अब पूछ सकते हैं कि जब 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो उस टाइम वाइसराय कौन हुआ करते थे। तो उस टाइम वाइसराय जो था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हुआ करते थे। इनका नाम भी ध्यान रखना है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था वो हुआ करते थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल जो था वो कब से लेकर कब तक रहा था, 1872 से लेकर 1876 तक इनका कार्यकाल जो था वो रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो कुक्का मूवमेंट जो पंजाब में हुआ था। कुक्का मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, कुक्का मूवमेंट जो था वो पंजाब में हुआ था और ये नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नॉर्थब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन जो है वाइसराय बनते हैं, फिर लॉर्ड रिपन बनते हैं। लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जो है वो कहते हैं। तो वो सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी। आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग कमेटीज जो हैं वो होती हैं। अब कमेटीज अलग अलग होती हैं तो इस तरह से ही एक एस्टिमेट कमेटी होती है। एस्टिमेट कमेटी का ट्विन सिस्टर जो है वो किसको कहा जाता है। एस्टिमेट कमेटी का जो ट्विन सिस्टर कहकर संबोधित किया जाता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को किया जाता है, पैक जिसको कहते हैं, PAC। इस तरह से पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है वो कहते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, आपने अब कमेटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। पहले तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी जो है वो कौन है। आपका आंसर डायरेक्टली होना चाहिए कि एस्टिमेट कमेटी का जो ट्विन सिस्टर है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो है वो कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बना देगा कि ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी इसकी स्थापना कब की गई थी, क्या फिर पहली बार ये कब सेटअप की गई थी। 1921 में ये पहली बार सेटअप की गई थी। इसमें कितने सदस्य जो हैं वो होते हैं, इसमें 22 सदस्य जो हैं वो होते हैं। 22 सदस्य ये जो होते हैं ना, ये कहाँ कहाँ से होते हैं। 15 जो है ये लोकसभा से होते हैं, 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं।
वैसे ही ये जो एस्टिमेट कमेटी है ना, इसको पहली बार कब सेटअप किया गया था, क्वेश्चन ये बनेगा। 1921 में इसको पहली बार सेटअप किया गया था। अब इसमें कितने सदस्य जो हैं वो होते हैं, इसमें जो है वो 30 सदस्य जो हैं वो होते हैं, 30 मेंबर जो हैं वो इसमें होते हैं। इसमें कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, तो क्लियर कट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि एस्टिमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही रिप्रेजेंटेशन मिलती है, राज्यसभा को यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। मतलब कहने का ये है कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं होता। जितने भी 30 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा के ही मेंबर जो हैं वो होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक कि एस्टिमेट कमेटी में लोकसभा को रिप्रेजेंटेशन मिलती है सिर्फ और पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है। 15 पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो है वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर। तो तारों से जो प्रकाश आता है वो उनका किसके बारे में अनुमान देता है, तो वो उनके टेम्परेचर के बारे में अनुमान दे देता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वहाँ से भी एक नया क्वेश्चन जो है वो बनता है। प्लेनेट्स जो हमारे प्लेनेट हैं, हमारे ग्रह हैं, उनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। एक बड़ा ही बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है कि आपको प्लेनेट्स जो है वो क्रोनोलॉजिकली याद होने चाहिए कि सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो उसको भी याद रखने का एक तरीका है, पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस जो है वो आता है, उसके बाद जो है वो अर्थ आता है, अर्थ हमारा पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद जो है वो मार्स यानी कि मंगल आता है, उसके बाद जो है वो जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैचुरन आता है, यूरेनस आता है, यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। तो इसको याद रखने का तरीका है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोज अस 9। ये इस तरह से है माई वेरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परंतु एनसीईआरटी में लिखी गई हैं ये चीज़ें। माई वेरी एजुकेटेड मदर, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूँगा फटाफट, जस्ट सोज अस 9। ठीक है जी, इस तरह से जो है ये है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोज अस 9। और पूछा जाएगा कि जो है वो किस प्लेनेट के बाद कौन सा आता है, या फिर क्रोनोलॉजिकली दे देंगे मिलाने के लिए कि कौन सा ऑर्डर सही दिया गया है। पर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप सॉल्व कर ही लेंगे। तारों की बात हो रही है तब मून की बात होना भी स्वाभाविक है, मून की बात भी हम करेंगे। देखो मून की जो रोशनी आती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम जो है वो लगाती है। मून की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगाती है वो होता है 1.3 सेकेंड। ये आपने ध्यान रखना है, 1.3 सेकेंड जो है ये टाइम लगाती है। ठीक है, और सूर्य की लाइट जो आती है, सन की जो लाइट आती है वो कितना टाइम लगाती है, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड जो है ये लगा देती है। यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 500 सेकंड के करीब ये टाइम जो है वो लगाती है सूर्य की रोशनी। तो ये अपने दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कौन कितना टाइम यहाँ पर पहुँचने के लिए पृथ्वी तक जो है वो लगाता है। प्लैनेट्स का हमने पढ़ लिया, क्रोनोलॉजी इसको याद रखना है, क्या ट्रिक है वो भी मैंने बता दिया। आगे बोलते हैं मेलाकाइट इज़ द एन ओर ऑफ। तो मेलाकाइट बोलते हैं एक ओर है, ये एक अयस्क है। ये किसका अयस्क है मेलाकाइट, तो मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है। कॉपर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेटल्स हैं जिनकी ओर्स के नाम एग्जाम में पूछ जाते हैं, जिनकी अलग अलग ओर्स हैं। अब ऐसे ही हम एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट मेटल और उनकी ओर्स की। जिंक हो गया, कैलामाइन, आयरन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की जो ओर्स हैं वो कौन कौन सी, आयरन की ओर्स में जो है वो एक तो हेमेटाइट आ जाता है। कौन, हेमेटाइट, आपने ध्यान रखना है। हेमेटाइट के अलावा लेमोनाइट आ जाता है, लेमोनाइट भी ध्यान रखना है। हेमेटाइट हो गया, लेमोनाइट हो गया। मैग्नेटाइट भी इसकी एक और आती है, मैग्नेटाइट हो गया, ये भी इसकी ओर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 ओर्स हो गई आयरन की। अगर हम मैग्नीस मेटल की बात करते हैं, मैग्नीस की ओर कौन सी है, तो मैग्नीस की ओर आपने ध्यान रखनी है एक पायरालूसाइट है। कौन सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पायरालूसाइट है इसकी ओर। पायरालूसाइट आपने ये ध्यान रखना है, मैग्नीस की ओर है। यूरेनियम की ओर्स बहुत बार पूछी गई हैं, तो यूरेनियम की ओर्स भी आपने ध्यान रखनी है। यूरेनियम की जो ओर आती है वो आती है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PITCHBLENDE, ये पिच ब्लेंड ध्यान रखें। एल्यूमिनियम भी जो है वो इम्पोर्टेंट मेटल है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की ओर की अगर हम बात करते हैं कि एल्यूमिनियम की जो है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी ओर आती है, एक तो बॉक्साइट आ जाती है, BAUXITE, बॉक्साइट आ जाती है। कोरंडम आ जाती है एक, CORUNDUM, कोरंडम ध्यान रखना है। क्रायोलाइट आ जाती है, CRYOLITE, तो क्रायोलाइट भी ध्यान रखें।
कौन कौन सी कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये लिस्ट बननी चाहिए आपके पास। अगली बार पता नहीं कब रिवाइज होगा, किस फॉर्म में रिवाइज होगा, परंतु एक बार अगर आपने अपने नोट्स में इसको डाला होगा, अपने नोट्स को अपडेट किया होगा ना, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, रिवाइज करने में भी ईजी रहता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नॉर्मली हाउ मैनी टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो बोलते हैं कि आमतौर पर अगर हम सामान्य रूप में देखेंगे तो मानव के जो हृदय की गति होती है वो कितने 1 मिनट में कितनी बार ये धड़कता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट एक बार में जो है वो लगभग बात करें लगभग जो है वो 72 बार जो है धड़कता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन हार्ट के बारे में एक और क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन बनता है कि इसमें कितने चैम्बर जो हैं वो होते हैं। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर जो हैं वो होते हैं। इसमें 2 जो हैं वो अपर चैम्बर होते हैं और 2 जो हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं। जो कि अपर चैम्बर होते हैं उसको एट्रिया कहते हैं, जो कि लोअर चैम्बर होता है, जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेंट्रिकल्स कहते हैं उसको, वो भी ध्यान रखना है। वैसे तो देखो हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि 72 बार ह्यूमन हार्ट जो है वो पर मिनट जो है वो धड़कता है, परंतु ह्यूमन के जो किसी भी इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वैसे ह्यूमन का जो हार्ट जो है वो धड़कता है। उसको कितनी नीड है ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की, तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो धड़केगा हार्ट। परंतु एक जो कॉमन ऐसे बनाया जाता है कि कॉमन एक रेट जो बताई जाती है वो 72 टाइम पर मिनट जो है वो बताया जाता है। आज 2 क्वेश्चन जो हैं वो और हम डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। की हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो पार्ट है कांस्टेबल की सीरीज़ का उसमें हमने ये डिस्कस किया है। पिछले कल मिशन एलाइड में भी हमने ये क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में डिस्कस किया था। तो अभी तो ये गलत नहीं होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा इंडिया जीके का क्वेश्चन भी हम देखेंगे और इंडिया जीके का क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का जो इंसिग्निया है, प्रतीक है, उसके ऊपर कौन से जानवर का जो है वो बनाया गया है, कौन सा जानवर वहाँ पर बना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी हमने इंडिया जीके में इससे पहले का जो 9th नंबर का पार्ट है उसमें डिटेल से पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने आपको वो साइन भी दिखाया था जहाँ पर वो एक जानवर बना हुआ है, उसके पीछे एक ट्री भी बना हुआ है, वो दोनों मैंने आपको दिखाए थे। PDF जो सारे के सारे कंपाइल करके पार्ट हैं 6 to 10 वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी वो वहाँ पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।